हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सर्व एकेडमी। तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंसेस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंसेस चैप्टर जो है वो एक एप्लीकेशन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, है ना। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े थे कि किस तरीके से हम लोग डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के बीच में, या फिर सोलर सिस्टम में मान के चलते सन और किसी एक प्लैनेट के बीच में हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते थे। ये हमारा एक एप्लीकेशन था। उसी तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस भी हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि हम लोगों के पास एक ट्री है, ठीक है। ये एक ट्री है हम लोगों के पास, और मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारा सन है, ठीक है। तो ये जो सन है वो क्या करेगा, इस ट्री को जो है अपना सनलाइट देगा, है ना। सनलाइट कैसे प्रोवाइड होगा, कोई रे जाएगा, है ना, इस तरीके से कोई रे जाएगा। अब ये जो रे जब इस जगह पे इस ट्री पे पड़ेगा तो ऑब्वियस सा बात है ये ट्री क्या करेगा, एक शैडो क्रिएट करेगा जमीन पे। समझ में आ रहा है, ये ट्री क्या करेगा, एक शैडो क्रिएट करेगा जमीन पे। अब ये जो शैडो होगा वो कुछ इतना दूरी तक जाएगा, है ना। ये जो शैडो होगा वो कुछ इतना दूरी तक जाएगा। तो हम लोगों को क्या पता चला कि विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग इस ट्री का हाइट पता कर सकते हैं, जब हमको क्या हो, हमको ये एंगल पता हो और साथ ही साथ ये डिस्टेंस पता हो। समझ में आ रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमको ये एंगल पता हो, अगर हमको थीटा पता हो और कोई भी एक साइड पता हो, तो हम ऑब्वियस सा बात है कि हम लोग अपना क्या कर सकते हैं, हाइट ऑफ द ट्री निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमको ट्री का हाइट पता हो और हमको एंगल पता हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। या तो फिर अगर हमको ये दोनों वैल्यू मालूम हो तो हम ये जो डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं ये स्लैंटेड डिस्टेंस में हम लोग निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो है डिस्टेंस और हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डिस्टेंस और हाइट निकालते हैं। तो अभी हमको देखने को मिला ये एंगल का कमाल, है ना। ये एंगल था तो फाइंड आउट करने में आसानी हो रही है हमें, है ना, ऐसा हमको फील हुआ। तो अब ये एंगल जो है, ये एंगल का भी दो कहानी है, ठीक है। बस सिंपली हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ये जो एंगल है ये दो तरीके के एंगल में बटा होता है। एक को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो तरीके के एंगल के बारे में हम लोग समझ गए। लेकिन होता क्या है सर, है ना, आप लोगों के दिमाग में यही आएगा, होता क्या है सर। तो एलिवेशन का मतलब जो है इस वर्ड में ही छुपा हुआ है। एलिवेशन जो है एलिवेट वर्ड से है ना। एलिवेट का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, है ना। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा। तो वो एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और वही अगर हम लोग ओपोजिटिवली सोचे, अगर हम लोग सोचे कि हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर देखने का कोशिश कर रहे हैं तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया। एक बात और हम लोग को ध्यान में रखना है एंगल ऑफ डिप्रेशन में, क्या ध्यान में रखना है, अगर ये मेरा एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सा बात है ये एंगल भी मेरा थीटा ही होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा, अब मान के चलते ये एक मेरा क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी मेरा एक
स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस वाला, है ना। अगर ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या, ये दोनों अभी फिलहाल पैरेलल है ना। समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे इस लाइन के अकॉर्डिंग इस थीटा को बना रहे हैं, तो हमको इतना तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों लाइन क्या है आपस में, ये दोनों चीजें आपस में पैरेलल है ना। तो ये दोनों रेफरेंस के हिसाब से, अगर ये दोनों पैरेलल रेफरेंस लाइन है, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। और रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल, हम लोग ज्योमेट्री में पढ़े हैं। तो अल्टरनेट एंगल के कारण ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अभी बस हम लोग को दिमाग में इतना ही रखना है, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, और ये इसके बराबर होता है। बस हम लोग को दिमाग में इतना ही रखना है। इतना हमारे दिमाग में है, हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। बशर्ते हमको दो चीज और आना चाहिए। पहला चीज क्या, √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू, और फर्दरमोर जितने भी रूट्स का वैल्यू है वो सारा, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों को आइडिया होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स का, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन को बस समझना है, वो आपसे बनने लगेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर्स हाई। हमको बोला कि एक पोल है, अच्छा मान लेते हैं ये हमारा पोल है, ठीक है, ये दिख रहा है हमारा पोल। ये हमको बोल दिया कि ये 10 मीटर हाई है। चलिए ये हमारा पोल 10 मीटर हाइट का है, ठीक है। और क्या बोला, इफ इट शैडो इज 10√3 मीटर्स। अच्छा, इसका जो शैडो बोल रहा है, तो शैडो किस कारण से प्रोड्यूस हो सकता है, या तो यहाँ पे कोई एक लाइट होगा उस कारण से, या तो फिर यहाँ पे सन होगा उस कारण से। मान लेते हैं कि कोई एक लाइट है, तो शैडो प्रोड्यूस हुआ। अब जो शैडो प्रोड्यूस हुआ, ये क्या बोल रहा है, ये 10√3 मीटर लेंथ का है। तो देखते हैं कि ये जो है, मान के चलते हैं कि ये जो है एक रे प्रोड्यूस किया, और उसके कारण जो है हमको शैडो देखने को मिला जमीन में, है ना। ये रहा हमारा शैडो। अब ये जो शैडो है, ये बोल दिया ये शैडो का वैल्यू है 10√3 मीटर्स। क्लियर है, यूनिट का ख्याल रखना है हम लोगों को, 10√3 मीटर्स। और यहाँ पे बोल दिया ये 10 मीटर ऊंचाई पे है जमीन से। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये हमारा पोल, ये रहा हमारा शैडो, शैडो का ये जो है पर्टिकुलर डिस्टेंस, है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हमको बोला फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सन। बोल रहा है क्या, कि नीचे से सूरज कितने एंगल पे है, ये एलिवेशन बता करके बताओ, ठीक है। समझ में आ रहा है। हमको क्या बोल दिया, हम लोगों को ऑब्वियसली एक ही चीज पूछा गया है। अगर हमसे एलिवेशन पूछ रहा है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि कितना ऊंचा है हमारा सन। तो कितना ऊंचा है इसके बारे में हम लोग कैसे बता सकते हैं, अगर हम नीचे से देख रहे हैं तो उसके एंगल से ही हम लोग बता सकते हैं, है ना। तो हमको एंगल के बारे में पूछ दिया, क्या पूछा, एंगल के बारे में पूछ दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पूछ दिया। तो देखते हैं, यहाँ पे बोल दिया है कि ये सन है, तो अब यहाँ पे जो हम लाइट मान के चल रहे थे, अब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सन हो गया। क्लियर है। चलिए अच्छा, अब जो है, अब हमको क्या करना है, अब हमको इस क्वेश्चन को डील करना है। तो जब भी हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन अगर हम लोग कर रहे हैं, तो हमको कोई दो वैल्यू पता होगा, या तो थीटा पता होगा, या तो हाइट पता होगा, या तो थीटा पता होगा, या तो बेस पता होगा, या तो थीटा पता होगा, और हम लोगों को पता होगा हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है। अगर ये थीटा है और ये पोल है, तो ऑब्वियस सा बात है, पोल तो हमेशा सीधा ही खड़ा रहता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री तो बनना फिक्स्ड है। अच्छा, अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और ये मेरा थीटा है, तो थीटा के सामने ऑलवेज मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्लियर है। चलिए 90 डिग्री के सामने ऑलवेज क्या होता है, हाइपोटेनस, और थीटा के नीचे क्या होता है, बेस, है ना। इतना हम लोग को ध्यान में रखना है, हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमको दिखा परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू हम लोग को पता है, हम लोग को गिवन है। तो जब परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू हम लोगों को गिवन है,
तो हम लोग सीधा सीधा सा हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला फॉर्मूला ढूंढेंगे कि कौन परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड है। तो फिर से चलते हैं नेमोनिक्स में, क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यही था। अच्छा, P अपॉन B मतलब इसको उठाना है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, फिर से सोचते हैं, ये था हमारा साइन P अपॉन एच, ये था हमारा कोसाइन B अपॉन एच, और ये P अपॉन B हमारा टैन था। मतलब P और B का रिलेशन में या तो टैन आ सकता है या तो उसका अपोजिट को टेंजेंट आ सकता है। टेंजेंट और को टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा ही हम लोग ले सकते हैं ना। चलिए, मतलब हमको क्या करना है, हमको टेंजेंट पे बात करना है। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, अभी थीटा हमको नहीं मालूम है कितना एंगल है एलिवेशन का, तो थीटा हम ले लिए एंगल ऑफ एलिवेशन। ये थीटा जो है P अपॉन B के बराबर होगा। अच्छा, मेरा P क्या है, 10 मीटर हाइट का है, यहाँ पे 10 अपॉन बेस क्या है, बेस है मेरा 10√3 मीटर, है ना। बेस क्या है, 10√3 मीटर। अब ये मीटर मीटर खत्म, 10 खत्म, तो मिला क्या, tan थीटा का वैल्यू हमको मिला, एक रेशियो जो है 1:√3, है ना, 1/√3। अच्छा, ये जो 1/√3 है, अब ये तो देखा देखा लग रहा है, 1/√3 हम लोग देखे थे, कहाँ पे देखे थे, हम लोग देखे थे इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स में, है ना। स्टैंडर्ड एंगल्स का जब हम लोग टेबल बनाए थे, तो हम लोग जो है tan का एक वैल्यू डाले थे 1/√3। अब वो किस में डाले थे, वो डाले थे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए। कितना के लिए, 30 डिग्री के लिए। आप वो टेबल एक बार देख लीजिएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमको क्या पता चला कि हमारा थीटा अब क्या है, इससे हमें पता चला कि थीटा 30 डिग्री है। क्लियर है, थीटा हमारा क्या है, 30 डिग्री है। बस इतना ही करना है। तो हम अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन या तो फिर एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री ऑफ एंगल, ठीक है। उसका एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। अच्छा, एक टावर है, क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल दिया। अच्छा, इसको ऐसे करते हैं हम लोग, शेप से बनाते हैं। चलिए, ये रहा मेरा स्ट्रेट टावर, दिख रहा है। चलिए, अब क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मान लेते हैं कि ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड है। अब ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट लिए, ये रहा मेरा पॉइंट P, ठीक है। अब बोला क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड and at a distance of 150 मीटर from its foot is 30 डिग्री। सबसे पहले बोला एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। मतलब क्या हो गया, हम लोग को क्या करना है, ये जो एंगल है एलिवेशन का वो कितना होगा, वो है 30 डिग्री। ये हम लोग को गिवन है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे Q बना लेते हैं, यहाँ पे R बना लेते हैं। तो QR मेरा क्या हो गया, टावर। चलिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और पार्ट बोल रहा था कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर। ध्यान से देखिए, 150 मीटर डिस्टेंस पे है ना। ये जो पॉइंट क्या है, 150 मीटर के डिस्टेंस पे है ना। तो चलिए, हमको ये डिस्टेंस भी मिल गया 150 मीटर। अच्छा, 30 डिग्री एंगल मिल गया, 150 मीटर मिल गया। क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल। पहले तो हमको बोला हाइट निकालो, पहले हाइट पे आते हैं, फिर आगे का कहानी देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए, फिर से देखते हैं, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर मतलब ये पार्ट QR, है ना। अब ये जो हाइट ऑफ द टावर है, अगर ये मेरा थीटा है, ये मेरा 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सा बात है
कि ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ, है ना, और ये मेरा बेस हुआ। क्लियर है? अब परपेंडिकुलर बेस से रिलेटेड कौन है मेरा? tan थीटा। लिख लिए, tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन बी। अब यहाँ पे थीटा कितना है? 30 डिग्री। लिख लेते हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पता नहीं है, दैट इज हाइट ऑफ द टावर अपॉन 150 मीटर। यहाँ पे 150 लिख देते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। अब tan 30 का वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि उसका वैल्यू क्या होता है? 1/√3। क्या होता है? 1/√3। तो 1/√3 p अपॉन 150 के बराबर होगा, है ना। 1/√3 p अपॉन 150 के बराबर होगा। अब p क्या है? p के जगह पे हम लोग और अच्छे से लिख देते हैं, हाइट ऑफ द टावर, है ना, अपॉन 150। चलिए यहां तक हो गया। अब ये जो हाइट ऑफ द टावर है हमारा, हाइट ऑफ द टावर जो कि हमारा स्मॉल p है, वो किसके बराबर है? आर क्यू के बराबर है। तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 1/√3 इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन 150, है ना। अच्छा ये हमारा आ गया। अब इस पे हम लोग ये बोल सकते हैं आर क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर क्यू विल बी इक्वल टू 150 अपॉन √3। क्लियर है? और आर क्यू मेरा डिस्टेंस है, अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूनिट पे खास ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये है 150 अपॉन √3 है डिनोमिनेटर में, तो भैया कभी भी इरेशनल नंबर नहीं आ सकता। तो हम क्या किए? इसको इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए, है ना, रैशनलाइजेशन किए। रैशनलाइजेशन करने के बाद हमको क्या मिला? 150 √3 अपॉन 3, यही मिला हम लोग को। ठीक है, तो क्या हुआ? आया हमारा 50 √3 मीटर्स। किसका वैल्यू? पी क्यू का वैल्यू, है ना। पी क्यू का वैल्यू कितना आया? 50 √3 मीटर्स। अच्छा ये जो 50 √3 है, इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 50 इंटू √3 का वैल्यू होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732। √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.732। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसको पुट कर देंगे 1.732, ठीक है। पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आएगा? 8660। ठीक है, सबसे पहले सोचते हैं कैसे। 5 इंटू 2 इज 10, 5 इंटू 3 इज 15 1 60, है ना। 7 इंटू 5 35 1 36, 7 इन 5 इंटू 1 प्लस 3 इज 8, 8660 आ गया और एक जीरो। अब क्या बोला? 3 डिजिट के पहले पॉइंट डाल देना, है ना। तो ये क्या बना? 86.6 मीटर, है ना। अच्छा यहां तक तो आ गया। अब क्या बोला? एक्चुअली आ रहा था 86.600 मीटर, है ना, 86.600 मीटर। क्वेश्चन अब क्या कह रहा था? क्वेश्चन कुछ और भी थोड़ा सा कह रहा था ना। क्वेश्चन कह रहा था कि जो हाइट है वो करेक्ट अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल हम लोग को बताना है ना। जो हाइट है वो हमको क्या करना है? करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस में बताना है। तो 1 डेसिमल प्लेस में इसको लेकर के जाना होगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 6 के बाद है 0, मतलब इसका वैल्यू तो बढ़ नहीं सकता। अगर ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ा रहता तो हम यहाँ पे क्या करते? 7 लिखते करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस में। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 6 के बाद है 0 तो इसको 1 डेसिमल प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 86.6 मीटर ही लिख सकते हैं ना। तो हमको ओवरऑल करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 86.6 मीटर। और यही मेरा क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा टावर का। तो हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट? 86.6 मीटर, 86.6 मीटर, ठीक है।
तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? पहला बात, tan 30 का वैल्यू 1/√3। ठीक है, देखिए ये एक्चुअली आप लोग सबको पता है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को याद ना हो वो ऐसे करके ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा बात हम लोग क्या देखें, दूसरा बात हम लोग ये देखें कि √3 का वैल्यू 1.732 होता है ना। और तीसरा हम लोग क्या देखें, हम लोग अप्रोक्सीमेशंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। ध्यान में रहेगा आपको, एकदम इजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। क्या बोल रहा है कि हमको एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए, किसका? सन का। ठीक है, व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो, अच्छा लेंथ ऑफ द शैडो किसका? ऑफ अ वर्टिकल पोल, है ना। एक वर्टिकल पोल है, फिर से इसको शेप से ही बनाते हैं। ये रहा मेरा वर्टिकल पोल, है ना। और बोला क्या, इसका जो शैडो है, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट, तो ये रहा मेरा हाइट ऑफ द पोल। और बोल रहा है कि जो शैडो बनेगा, शैडो का जो लेंथ होगा वो पोल के हाइट के बराबर होगा। ठीक है, लग रहा है दोनों इक्वल। चलिए, अब हम लोग को क्या बोला है, अब हम लोग को बोल रहा है, अच्छा ये दोनों इक्वल है तो मान लेते हैं ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बताने के लिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इनको कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट कर दिए, ये रहा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। और यहाँ पे मेरा रहा सन। ठीक है, चल अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको क्या क्या दिया हुआ है, थीटा के सामने पी, है ना, और नीचे में हमारा बी, परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है। तो अब ऐसा बात है tan थीटा हम लोग का लगेगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी है, और ये दोनों का वैल्यू x है, मतलब ये दोनों डिवाइड होकर के वैल्यू 1 देंगे, है ना। तो हम लोग को क्या मिला, tan थीटा का वैल्यू 1 मिला। अच्छा, और ये चीज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में एकदम आसानी से पढ़े हैं कि tan थीटा का वैल्यू 1 सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए होता है ना। हम लोगों ने भी पढ़ा है कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि अगर tan थीटा का वैल्यू 1 है तो ऑब्वियस सा बात है कि हमारा थीटा कितने होगा, 45 डिग्री होगा, हमारा थीटा 45 डिग्री एंगल का होगा। ठीक है, तो हम लोगों को पूछा था एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमने निकाल दिया कि ये 45 डिग्री है। ठीक है, एकदम इजी सा क्वेश्चन, एक नंबर में पूछ सकता है आप लोगों को। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए, अच्छा एक और चीज, जब भी हमको परपेंडिकुलर और बेस इक्वल बोले तो ऑब्वियस सा बात है हम लोग को यही समझना है, कोई भी क्वेश्चन में अगर हमको बोल रहा है कि परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसमें थीटा का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, 45 डिग्री। ये आपको, ये चीज आपको क्वेश्चन देखते ही समझ जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको अब आगे जो है कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको ये काम पहले से बोल करके रखे कि ये दोनों इक्वल है, तो आपको सीधा सीधा समझ जाना है कि अगर ये दोनों इक्वल है मतलब थीटा मेरा 45 डिग्री है। इसका यूज यहाँ पे नहीं है, इसका यूज आगे आने वाले क्वेश्चंस में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर पे चलते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 92 मीटर हाई। ठीक है, मान लेते हैं क्लिफ है जो 92 मीटर हाई है। चलिए, ये रहा हमारा क्लिफ जो कि 92 मीटर हाई है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है फ्रॉम द टॉप, इस टॉप से, है ना, इस टॉप से कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है देखते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बॉय इज 20 डिग्री। अच्छा, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा बॉय है। ठीक है, बॉय कौन सा, ये डिफरेंट बॉय है। ठीक है, BUOY। ठीक है, मान के चलिए कि ये एक जहाज है, जहाज का जो है, ये जो है उसका जो झंडा होता है ना, जो हवा में लहराते रहता है, उसका जो शाफ्ट होता है, एक तरीके शाफ्ट नहीं बोल सकते हम लोग,
उसका एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो कपड़ा का जो पोर्शन रहता है, जो पुराना समय का जो नाव होता था, वो देखते थे लकड़ी से बंधा हुआ होता था कपड़ा से, तो वही वो जो है ये मेरा क्लिप है, ठीक है। और साथ ही साथ ये हम मान लेते हैं ये नाव का पोर्शन है जिसको हम लोग बॉय बोलते हैं, BUOY, ठीक है। तो ये है। अब जो है हमको क्या बोल रहा है, इस टॉप ऑफ द क्लिफ से, ध्यान से देखिएगा, इस टॉप ऑफ द क्लिफ से एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको बोल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको बोल रहा है कितना है, 20 डिग्री। मतलब अगर हम यहां से देख रहे हैं इस बॉय तक, है ना, तो ये जो एंगल बन रहा है ये 20 डिग्री है। क्लियर है, ये 20 डिग्री है। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 20 डिग्री है। अगर ये 20 डिग्री है तो अभी जैसे हमने पढ़ा और हमने देखा, ये 20 डिग्री होगा ये एंगल भी, है ना, अल्टरनेट एंगल के थ्रू। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट टू द नियरेस्ट मीटर, ये बाद में देखते हैं नियरेस्ट मीटर क्या है। अभी हम लोग को बोला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ, है ना। ये जो क्लिफ है इसका फुट से ये जो बॉय है इसका डिस्टेंस बताना है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये बी डिस्टेंस है ना। तो चलिए बी डिस्टेंस में ये जो है, ये दोनों का डिस्टेंस जो है ये बी है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या बताना है, अब हम लोग को बस इस बी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब भी हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे बात करेंगे तो कोई दो चीज हमको गिवन है, हुआ एक थीटा और एक हमको 92 मीटर हमको गिवन है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हमको ध्यान देना होगा कि हमको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगाना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं थीटा के सामने है परपेंडिकुलर और नीचे है बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड कौन है, tan थीटा, और यहाँ पे थीटा दे दिया है 20 डिग्री, tan 20 डिग्री का हम लोग को काम लगेगा, और वो किसके बराबर होगा, P अपॉन बी के, है ना। P है हमारा 92 अपॉन बेस हमारा मालूम नहीं है तो हम B रख ले रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए, अब इस पे मेन काम है हमारा। अब जो है अब काम शुरू होता है tan 20 डिग्री का, है ना। tan 20 डिग्री का मतलब ये जो है इसका वैल्यू हम लोगों को मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ऑफ ऑल एंगल्स में, 0 से 90 डिग्री के बीच में जो एंगल्स होते हैं उसके लिए हम लोगों के बुक में अलग से जो है टेबल बना करके दिया गया है, ठीक है। वो आपको बुक के लास्ट में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स का जो है मेरा पहला जो है पहले से जो है लेक्चर प्रोवाइडेड है, आप उसको एक बार जा करके देखिए, उसका लिंक मैं जो है आई टैब में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप आई टैब से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उसके थ्रू आप सबसे पहले सीख लो कि tan 20 डिग्री 0 मिनट का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो tan 20 डिग्री 0 मिनट का वैल्यू होता है 0.3640, कितना होता है 0.3640। अच्छा, ये अभी आप मान के चलो कि ये होता है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए मुझे टेबल पे जाना होगा और टेबल बार बार स्क्रीन में ला पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो आप बस अभी इतना जान लो कि 0.3640 होता है tan 20 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। अगर आपको जानना है तो आप आराम से आई टैब में जाओ या फिर हमारे वीडियोस को देखो, आप आईसीएसई क्लास 9 क्लास 10 के वीडियोस को आप जा करके देख सकते हो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स के बारे में बताया है, ठीक है। आईसीएसई 10 के प्लेलिस्ट में आप जाना, आप इसको देखना, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि tan 20 डिग्री कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो tan 20 डिग्री का वैल्यू है 0.3640, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका वैल्यू किसके बराबर है, 92 अपॉन बी के बराबर, है ना। इसका वैल्यू 92 अपॉन बी के बराबर है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो हम लोगों को क्या मिला, बी को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखे तो बी का वैल्यू क्या होगा 92 अपॉन 0.3640, है ना। बी का वैल्यू क्या होगा 92 अपॉन 0.3640। चलिए, अब इस पॉइंट को अगर हटाएं तो यहाँ पे क्या होगा 1234, तो यहाँ पे 10,000 रुपीज, मतलब 10,000 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, रुपीज सॉरी, रुपीज हम जो है गलत बोलते हैं यहाँ पे, रुपीज नहीं होगा यहाँ पे, 10,000 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वो मिस स्पेल हो गया मेरे से, ठीक।
अब हमको यहाँ पे दिख रहा है एक 0 और यहाँ पे दिख रहा है एक 0, दोनों हमने काट दिया। अब क्या कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 into 2 is 4, ठीक है। और कट सकता है 23 और 91। तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिला b is equal to 23 upon 91 into 1000, ठीक है। 23 upon 91 into 1000, इसको हम लोग लिख सकते हैं 230 अपॉन 91 इंटू 100, है ना। क्या लिख सकते हैं, 230 अपॉन 91 इंटू 100। अच्छा, इसका वैल्यू 230 अपॉन 91 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.5274, और इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। इसका वैल्यू आप लेकर के आइएगा, 2.5274 आएगा और आगे चलेगा, लेकिन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस हम लेकर के चल रहे हैं। इसका वैल्यू क्या आएगा, ये हो जाएगा 252.74, है ना। और ये किस में होगा, ये है हमारा बेस, है ना। और हमारा हाइट जो था वो किस में था, मीटर में था, तो ये भी मीटर में आएगा, 252.74 मीटर। अब फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा और कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहा था वो देखते हैं। कैलकुलेट टू द नियरेस्ट मीटर, हम लोग को जो भी कैलकुलेशन लेकर के आना है वो नियरेस्ट मीटर में होना चाहिए, है ना, नियरेस्ट मीटर में होना चाहिए। तो इसके नियरेस्ट, इसके आसपास में कौन सा वैल्यू होगा उसके बारे में सोचते हैं। तो हमें आया 252.7, 252.7 के आसपास में कौन होगा, 253 होगा, है ना। तो इसका वैल्यू जो है नियरेस्ट मीटर में हम लोग क्या बोल सकते हैं, 253 मीटर। समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन को देखना, पहले क्वेश्चन को बनाना है, बनाने के बाद क्वेश्चन में क्या एक्स्ट्रा पार्ट दिया हुआ है वो देखना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को अपना आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A boy is flying a kite with a string of length 100 मीटर। तो मान लेते हैं कि एक लड़का है जो क्या कर रहा है, एक पतंग उड़ा रहा है, और ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है, ये 100 मीटर की है ना। यही बोल रहा है, बॉय इज फ्लाइंग अ काइट विथ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 100 मीटर। क्लियर है। चलिए, इफ द स्ट्रिंग इज टाइट, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ऐसा भी हो सकता था, लेकिन स्ट्रिंग जब टाइट होगा तो ये क्या होगा, ये पूरा एकदम एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगा, है ना। ये क्या बन के आएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगा। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट इज 26 डिग्री 32 मिनट। तो बोल रहा है, एक और चीज यहाँ पे बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए, तो हमको बोला कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये कितना है, 26 डिग्री 32 मिनट, है ना। कितना है, 26 डिग्री 32 मिनट। अच्छा, ये एंगल मिल गया हमको। क्या बोल रहा है अब, फाइंड द हाइट of the kite correct up to 1 decimal place, ignore the height of the boy। अब यहाँ पे बॉय जो है, जो पतंग उड़ा रहा है, वो इतना हाइट का हो सकता था, मान के चलते हैं कि इतना हाइट का हो सकता था, है ना। उसका कुछ ना कुछ तो हाइट होगा, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है इग्नोर द हाइट ऑफ द बॉय, मतलब इस बच्चे को मानना है कि ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका कोई हाइट नहीं है, हम यहीं से जो है काइट का जो है डिस्टेंस जो है नाप रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट। हाइट मतलब ये पोर्शन हम लोग को फाइंड आउट करना है ना, ये पोर्शन हमको फाइंड आउट करना है, और वो भी कैसे, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, है ना, ये भी ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। हमको 100 मीटर दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पूछ रहा है।
है ना? अच्छा, तो मतलब हमको क्या-क्या मिल रहा है? हमको हाइपोटेनस का जरूरत है और परपेंडिकुलर का जरूरत है। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर से रिलेटेड कौन-कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है? फिर से आते हैं। पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल। क्या-क्या चाहिए? P और H कहाँ पे है? यहाँ पे। पहला क्या होता है? साइन ऑफ एंगल थीटा, है ना? मतलब हमको साइन थीटा या तो फिर कॉसेक थीटा का रिक्वायरमेंट है। यही दोनों का रिक्वायरमेंट है। चलिए, तो साइन थीटा को हम लोग लेकर के देखते हैं। तो साइन 26 डिग्री 32 मिनट किसके इक्वल होगा? P अपॉन H के। P हमको मालूम नहीं है और H हमारा 100 मीटर गिवन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है साइन 26 डिग्री 32 मिनट का वैल्यू हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप सीख लोगे तो आपको पता चलेगा इसका वैल्यू 0.4467 होता है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है? 0.4467। इट विल बी इक्वल टू P अपॉन 100। मतलब जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अब क्या हो जाएगा? P विल बी इक्वल टू 0.4467 into 100. Sorry, P will be equal to 0.4467 into 100. अच्छा, अब ये 0.4467 into 100 क्या देगा? ये हमको वैल्यू देगा 44.67 मीटर, है ना? अब ये जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हाइट है। ये जो हाइट होगा ये कितना होगा? अगर ये मेरा काइट का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर दिखाया हुआ मीटर में है, तो ऑब्वियस सा बात है ये जो हाइट होगा फ्रॉम द ग्राउंड वो भी मेरा क्या होगा? मीटर में होगा। तो हमको मिला 44.67 मीटर। अब फिर से क्वेश्चन में एक बार आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस हमको बताना है ना? जो भी आंसर है वो करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस बताना है। अब यहाँ पे तो हमको 2 डेसिमल प्लेस दिख रहा है, तो 1 डेसिमल प्लेस में हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? राउंड ऑफ करके। तो हमको मिल रहा है 6 7। 6 के बाद क्या है? 7। 7 क्या है? 5 या 5 से बड़ा है। तो 5 या 5 से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? एक डिजिट आगे में। तो ये हो जाएगा 44.7 मीटर। समझ में आया? तो ये हमको करना है। तो ये 5 क्वेश्चन आप अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। लेक्चर 2 में मैं कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा आपके पास और बताऊंगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और मन से आप एग्जाम की का प्रिपरेशन कीजिए। अपने बोर्ड्स एग्जाम जो आपके नियरेस्ट है अभी 1-2 महीने में, आप अच्छे तरीके से उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए। आपको बहुत फायदा मिलेगा इन वीडियो से। ठीक है, थैंक यू।